जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं ना, उस सारे पहलुओं को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू कर देखते हैं एक एक करके, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और कोई बकवासबाजी नहीं, टू द पॉइंट काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से इतना ही शिकायत है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करते नहीं हैं, देखते हैं लोग करते नहीं हैं, और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए, देखिए टेक्नोलॉजी का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी जो है जब तक फ्रेंडली नहीं हो तब तक जो है वो काम नहीं करता है। तो तकनीकी बहुत ज़रूरी है उसको फ्रेंडली होना, तब तक जो है वो काम नहीं करता है। तकनीकी का फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या है प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक काल को जानने के लिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत होते हैं, समझ गए? दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक जो है होता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब पुरातत्व में क्या क्या है, साहित्य में क्या क्या है? देखिए, पुरातत्व में जो है वो आते हैं सिक्के, कंकाल, मनके, बर्तन, मकान, जिगूरत, जो भी जो है खंडहर है ना, ये सब कंकाल वगैरह जितने भी होते हैं, सिक्के है ना, सिक्के, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। जो रॉ मटेरियल है, जो फिजिकल मटेरियल है, वो आता है किसमें? तो वो आता है पुरातात्विक साक्ष्य में। और साहित्य में क्या आता है? जो है इसको साहित्य में जो है हम लाते हैं किसको? तो लेख, पुस्तक, लिपि, ये सब किस में है? साहित्य में है, ठीक। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको कहां से मिलती है? ऑप्शन एक में है महल एवं खंडहर से, ऑप्शन बी है टेराकोटा फिगर से, ऑप्शन सी है बाट एवं स्केल से, और ऑप्शन 4 में है विदेशियों के विवरण से, और उसके बाद ऑप्शन नीचे है कि केवल 1, केवल 2, और सी में है 1, 2, 3, और डी में है 1, 2, 3, 4। तो बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो लिपि जब पढ़ी नहीं जा सकी है तो इस काल की जानकारी हमको लिपि से नहीं मिलती है, ठीक है। इस काल की यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको लिपि से नहीं मिलती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक लगभग 420 लिपि मिली है। हड़प्पा सभ्यता की 420 लिपियां मिल चुकी है। इसके जो लिपि है उसको कहते हैं गौमूत्री लिपि है ना, या फिर इसी को हम बॉस्ट्रोफ्रेंडम लिपि कहते हैं, इसी को हम चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है लिपि है। तो इसमें जो है ये सभी जो है चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है कि खंडहर एवं महल, ये भी सही है। टेराकोटा फिगर्स, ये भी सही है। बाट एवं स्केल, ये भी सही है। और विदेशियों का विवरण, देखो विदेशियों का विवरण जो है यहाँ पर जो है एक अभिलेख है। अभिलेख किसका है? तो आपने कभी सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता से एक जो व्यापार होता था वो कहाँ होता था? तो मेसोपोटामिया में, है ना। मेसोपोटामिया में जो व्यापार होता था, तो मेसोपोटामिया का शासक सारगोन है, वो कहता है कि दिलमन माकन मेलुहा के व्यापारी हमारे यहाँ लंगर डालते थे। तो उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, तो वो भी जो है वहाँ हमको मिला है। उससे पता लगता है कि भारत का व्यापार यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया से होता था। तो इससे जानकारी हमको मिलती है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए।
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब प्रश्न है कि यहाँ के अधिकांश लोग शिल्पी थे। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग शिल्पी थे, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन 2 कहता है कि यहाँ के लोग पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन 3 कहता है कि यहाँ के लोग बेलनाकार मुहर का प्रयोग करते थे। और ऑप्शन 4 कहता है कि सामाजिक विभाजन 4 स्तरीय था। अब आपको बताना है इसमें से कि सही कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 में केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो अब बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन है। मैं फिर से एक बार आपको ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। और ऑप्शन 1 में कहता है कि यहाँ के अधिकांश लोग शिल्पी थे। देखिए, अब ये कह देना कि यहाँ के अधिकांश लोग शिल्पी थे, ये गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि आज वर्तमान समय में भारत इतना विकसित कर गया है, पूरा दुनिया इतना विकसित कर गया है, उसके बावजूद भी अधिकांश लोग शिल्पी नहीं हैं। तो उस काल में अधिकांश लोग शिल्पी कैसे हो सकते थे? ठीक है, हाँ, कुछ लोग शिल्पी हो सकते थे, है ना। तो ये जो ऑप्शन हमारा कट गया। दूसरा कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। ये सही है, पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। और यहाँ आप देखें कि मोहनजोदाड़ो में जो मकान बनाए गए हैं, जो फर्श के पक्कीकरण के जो साक्ष्य मिले हैं, वो पकाई गई ईंटों से यहाँ पे हमको दिखते हैं। दूसरा कहता है कि यहाँ के लोग बेलनाकार मुहर का प्रयोग करते थे। ये भी गलत है, क्योंकि बेलनाकार मुहरों का प्रयोग जो है वो मेसोपोटामिया के लोग करते थे, है ना। वस्तु पर मार्किंग के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये कब कहाँ होता था? ये मेसोपोटामिया में होता था। अच्छा, तीसरा है कि सामाजिक विभाजन 4 स्तर में था। ये सही है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विभाजन हड़प्पा सभ्यता में 4 स्तर में था। कौन कौन स्तर में था? तो सबसे पहले जो थे वो योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, है ना, व्यापारी वर्ग। एक और थे बुद्धिजीवी, और एक थे किसान, है ना। तो ये 4 जो वर्ग हैं जो हड़प्पा सभ्यता में वो प्रिवेल करते थे। ठीक है, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान नहीं, श्रमिक वर्ग, ये जो है ये 4 लोग हड़प्पा सभ्यता में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 4 कि यहाँ पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था, ये सही है। देखिए, वहाँ जो है आप देखे होंगे कि वैदिक काल में क्या था, है ना। वैदिक काल में आपने देखा कि वहाँ का भी समाज भी 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन? तो ब्राह्मण जो है नीचे था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। वहाँ भी 4 वर्गों में, और यहाँ भी 4 वर्गों में, योद्धा, व्यापारी, बुद्धिजीवी और श्रमिक। तो ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण काल में आता है। ताम्रपाषाण काल में कौन कौन से जो पीरियड हैं हमारे भारत में, वो कौन कौन से पीरियड ताम्रपाषाण काल में आते हैं? नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल और महापाषाण काल। कौन कौन से जो काल है वो ताम्रपाषाण काल में आते हैं? देखिए, ताम्रपाषाण काल वैसा काल है जहाँ पर तांबा और पाषाण दोनों के उपकरण बनने लगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में नवपाषाण काल जो है वो शुरू होता है, भारत में नवपाषाण काल शुरू होता है आपका, नवपाषाण काल शुरू होता है भारत में 7000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल शुरू होता है 9000 ईस्वी पूर्व में। तांबे की जो विश्व स्तर पर जो खोज हुई है वो 9000 ईस्वी पूर्व में हुई है। और हाँ, भारत में जो नवपाषाण तांबे की खोज हुई है वो 7000 ईस्वी पूर्व में हुई है। ये क्लियर है। तो अब तांबा और पाषाण के जो उपकरण बनने लगे हैं वो कब से गिने जा सकते हैं, यानी कि ताम्रपाषाण काल को कब से गिना जा सकता है? तो इसमें जो है नवपाषाण काल भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है, ऋग वैदिक काल भी है और महापाषाण काल भी आता है ताम्रपाषाण काल में। यानी कि चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध क्षेत्र में स्थित है? सिंधु नहीं है, सिंध क्षेत्र है ना। सिंध क्षेत्र आपको पता है ना कि पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं।
पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। कौन? जैसे भारत में 28 राज्य हैं और कुल राज्य मिलाकर के 36 हैं, तो पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। कौन कौन है? तो एक जो सिंध है, एक है बलूचिस्तान, एक है पंजाब और एक है खैबर पख्तूनख्वा। और अभी खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ कौन सा राज्य है? जो POK है वो खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कहता है कि पाकिस्तान में, सॉरी, हाँ, जैसे सिंध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? मोहनजोदड़ो, चांदहुदड़ो, आमरी और कोटदीजी। सिंध क्षेत्र में इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सारा स्थल है, तो बताइएगा। देखिए, सिंध क्षेत्र की बात है जहाँ तक, तो सिंध क्षेत्र में जो है वो चारों स्थल शामिल हैं। ठीक है, चारों, कोटदीजी भी है, आमरी भी है, चांदहुदड़ो भी है और मोहनजोदड़ो भी है। यहाँ पे आप देखिएगा सिंध क्षेत्र की अगर बात हो तो सकूर भी है, सकूर हड़प्पाई स्थल है ना। अल्लाहदीनो भी है सिंध क्षेत्र में, और एक है लोहम जोदड़ो, ये भी सिंध क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, तो ये जो है सिंध क्षेत्र में। अच्छा, आप देखिएगा कि एक स्थल और भी आपको दिख जाएगा। बलूचिस्तान में 2 स्थल जो काफ़ी फेमस हैं, एक है सुतका गेंडोर, एक है सुतका को। अच्छा, अफगानिस्तान में एक स्थल आपको दिखेगा, उसका नाम है सोरतुघई। सोरतुघई जो है ना, याद रखेंगे, सोरतुघई ये जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये हड़प्पाई स्थल कई बार पूछा हुआ है, ये हड़प्पाई स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि मनके बनाने के कारखाने एवं सूती वस्त्र रंगाई के कुंड, है ना, मनके बनाने के कारखाने और सूती वस्त्र रंगाई के कुंड निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है बनमाली से, ऑप्शन बी है बालाकोट से, ऑप्शन 3 है लोथल से और ऑप्शन 4 है आलमगीरपुर से। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मनके बनाने के कारखाने, सूती वस्त्र रंगाई के कुंड कहाँ से हमको मिला है? देखिए, अगर केवल मनका बनाने के कारखाने होते, ठीक, तो इसके 2 स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता में 2 ऐसा स्थल है जहाँ पे मनके बनाए जाते थे। देखिए, मनका आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, अगर कुछ समझ रहे हो तो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे उनको बता दूं कि मनका जो है एक कंठा हार होता है, गला में पहनने वाला एक आभूषण होता है। अभी वर्तमान में जो मनका है ना, वो हमारे यहाँ जानवर वगैरह पहनते हैं, लाल पीला हरा बुल्लू होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसे करके, ये बीच में खोल होता है इसमें, समझ गए, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे, है ना, तो ये मनका हो गया। इस प्रकार से धागा में इसके अंदर से धागा जाता है और फिर ये गले में पहनते हैं। तो मनका निर्माण के 2 स्थल माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता में, एक है लोथल और एक है चांदहुदड़ो। मनका निर्माण के 2 स्थल। लेकिन चूंकि प्रश्न में है कि मनका बनाने के कारखाने, सूती वस्त्र रंगाई के कुंड, ये दोनों एक साथ है, तो एक जो जब दोनों एक साथ आ जाए तो केवल और केवल लोथल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा, जो है आपका लोथल। केवल लोथल में मनका बनाने के कारखाने और वस्त्र रंगाई के साक्ष्य दोनों मिले हैं यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो जो है ना, यहाँ से भी मनके के साक्ष्य मिले हैं, मनके के साक्ष्य मिले हैं, एक टीला में दबा हुआ मनका मिला है यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे कहाँ है? तो लोथल है और चांदहुदड़ो जो है, चांदहुदड़ो से हमको मनका बनाने के कारखाने मिले हैं, और मनका बनाने के कारखाने और वस्त्र रंगाई के दोनों को एक बार में साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। किस नदी किनारे है? तो भोगवन नदी किनारे है, और लोथल एक बंदरगाह शहर है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर की स्थिति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में नगर की स्थिति कैसी थी? हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, और एक नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। ये कांस्ययुगीन सभ्यता के होने के साथ साथ जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ के जल प्रबंधन बहुत बेहतर है, प्रशासन बहुत बेहतर है। लेकिन आज तक हड़प्पा सभ्यता में ये पता नहीं चल पाया है कि वहाँ का राजा कौन है, उसका प्रशासन कौन देखता है ना, आज तक पता नहीं चल पाया। और पता नहीं चलने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो फिलॉसफी है, हड़प्पा सभ्यता का जो दर्शन है, वो पता नहीं चल पाया है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अनुष्ठान तो पता है, लेकिन तत्व ज्ञान पता नहीं हमको है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी फिलॉसफी, कैसी विचारधारा के थे। आगे चलते हैं। अब प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर की स्थिति कैसी थी?
ऑप्शन एक है कि नगर का कई स्तरों में विभाजन था। ऑप्शन बी है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ऑप्शन सी है यानी कि ऑप्शन 3 है कि सड़क पक्कीकरण की प्रथा प्रचलन में था। ऑप्शन 4 है कि सड़कें समकोण पर काटती थी। और यहाँ नीचे आप देखिएगा कि ऑप्शन केवल एक सही है, केवल 2 सही है, और ऑप्शन केवल 1 2 3 सही है, और डी में 1 2 3 4 सही है। तो आप बताइए कि सही कौन है और इसमें नीचे का ऑप्शन कौन सही है। आपको मैंने 1 मिनट का समय दिया है, बनाइए इसको और कि क्या कौन सही है। देखिए इसमें जो सही है वो कौन सा है, तो आप देखें कि हड़प्पा सभ्यता में नगर की स्थिति कैसी थी। तो याद रखिएगा कि नगर कई स्तरों में विभाजित थे, बिल्कुल विभाजित थे। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा, मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा जो है यहाँ पर विभाजन 2 स्तर में था, 2 स्तर में, यानी कि 1 और 2 स्तर में। बीच का जो क्षेत्र है इसमें दुर्ग क्षेत्र है, इसमें अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं, कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं, जो प्रशासन देखते हैं वो रहते हैं। और सेकंड जो इलाका है ए इलाका, इसमें जो है आप देखें कि जन सामान्य लोग रह रहे हैं। दूसरा है कि एक स्तरीय विभाजन, यहाँ पर विभाजन ही नहीं था। जैसे लोथल, लोथल जो है यहाँ पर विभाजन नहीं था, आप देखेंगे कि विभाजन नहीं था। और इसके बाद देखिएगा कि धौलावीरा, धौलावीरा जो है, धौलावीरा जो है गुजरात में है, और यहाँ पर विभाजन 3 स्तर में था, 3 स्तर में था। तो विभाजन तो था, कई स्तरों में विभाजन था, बिल्कुल ऑप्शन सही 1 है। दूसरा कहता है कि जल की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो जल प्रबंधन यानी बेहतर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो बेहतर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, और धौलावीरा तो जल प्रबंधन का एक मानक सेट करता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बेहतर जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में किस शहर में थी, तो धौलावीरा, याद रखिएगा। आगे कहता है कि सड़क पक्कीकरण के प्रथा प्रचलन में था, बिल्कुल था। आप देखें कि सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। आगे है कि सड़कें समकोण पर काटती थी, बिल्कुल समकोण पर काटती थी सड़कें, तभी तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक ग्रिड पद्धति पर आधारित सभ्यता थी, जिसमें जो है सड़कें समकोण पर काटती थी, एकदम जो है 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये जो चारों ऑप्शन है वो सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर बंदरगाह शहर नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जो शहर है वो बंदरगाह शहर नहीं है, शहर नहीं है ना। ऑप्शन 1 है लोथल, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है बालाकोट, और ऑप्शन 4 में है कि सुतका कोह। कौन सा शहर जो है आपको देखेंगे कि जो है बंदरगाह शहर नहीं था। देखिए लोथल है, लोथल कहाँ है, तो लोथल है गुजरात में, गुजरात में है। कौन नदी किनारे है, तो लोथल जो है भोगोबा नदी के किनारे है, तो ये तो बिल्कुल है। ज्वारीय बंदरगाह भी है। रंगपुर है, रंगपुर भी गुजरात में है, गुजरात में है, और ये समुद्र किनारे है, तो ये भी है। बालाकोट चूंकि आप देखेंगे कि ये सिंध में आपको मिल जाएगा, सिंध में है, ये भी समुद्र किनारे है, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। सुतका कोह चूंकि जो है आप देखेंगे कि ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। ये जो है बंदरगाह शहर नहीं है। इसके एवज में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में एक शहर, उसका नाम है सुतका गेंडोर, है ना, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है एक बंदरगाह शहर है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें जो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं सही है, इसका कि केवल बी हो जाएगा। मैं 4 इसको बना दिया है, केवल बी इसका जो है सही है कि 4 ऑप्शन, नंबर 4 सही। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है, कथन क्या है, कहता है कि हड़प्पा में मातृसत्तात्मक समाज था, हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था, बिल्कुल।
दूसरा कहता है कि देवियों की पूजा सौम्य और रौद्र रूप दोनों में होती थी। देवियों की पूजा सौम्य और रौद्र, है ना, दोनों रूपों में होती थी। ऑप्शन सी कहता है कि शिव की पूजा आरंभिक प्रमाण प्राप्त, सॉरी, शिव की पूजा के आरंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। ऑप्शन 3 कहता है कि नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी हड़प्पा सभ्यता में। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। देखिए, फिर से मैं एक बार इस विश्लेषण कर दूं आपका कि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था, बिल्कुल था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे कि महिलाओं की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं। इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कहता है कि देवियों की पूजा सौम्य और रौद्र रूप दोनों में होती थी, बिल्कुल होती थी। महिलाएं जो देवी की मूर्तियां हैं, महिलाओं की जो मूर्तियां मिली हैं, देवी की जो मूर्तियां मिली हैं, उनकी पूजा रौद्र रूप यानी कि गुस्से वाले देवी के रूप में, और सौम्य रूप यानी कि एक मतलब क्लिष्ट नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं, सौम्य रूप मतलब एक अच्छा मतलब कि बिना गुस्सा के देवी के रूप में हुई है। दूसरा कहते हैं कि शिव की पूजा के आरंभिक प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आप देखें कि हड़प्पा से शिवलिंग भी मिला है और हड़प्पा से ही नटराज की एक मूर्ति भी मिली है ना, नटराज की मूर्ति मिली है, दोनों शिव को समर्पित है। तो शिवलिंग की भी जो है यहाँ पे साक्ष्य मिला है, तो शिव की पूजा होती है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, समझिए। तो इसके कारण जो है हम देखते हैं कि ये अब ये भी है। तो इसमें नारी की पूजा कुमारी रूप में होती है, तो ये भी सही है, नारी की पूजा कुमारी रूप में होती है। तो उपरोक्त में इसका तुम विचार, हाँ, तो ये देखिए अब चारों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण स्थलों की खोज की थी। ऑप्शन बी कहता है कि सर्वप्रथम खोजा गया औजार कुल्हाड़ी था। और ऑप्शन सी कहता है, इनकी 3 कहता है कि इस काल में कुल्हाड़ी, खंदक, बिदारनी जैसे औजार थे। तो आपको गलत कथन चयन करना है कि इसमें गलत कथन कौन है। ठीक, आप 1 मिनट चयन कीजिए, बस हम 1 सेकंड में आ रहे हैं। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण स्थलों की खोज की। देखिएगा 1886 ईस्वी में एक ब्रिटिश विद्वान, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम से, है ना, मद्रास के पल्लवरम से एक कुल्हाड़ी की खोज की थी, और इनके एक दोस्त, उनका नाम था विलियम किंग, है ना, विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से एक कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण उपकरणों की खोज की थी, और कहा जाता है कि एशिया में पहला औजार खोजा गया था ये पाषाण काल का, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। कहाँ पर? तो मद्रास में। आगे कहते हैं कि सर्वप्रथम खोजा गया औजार कुल्हाड़ी था, ये भी सही है। इस काल में कुल्हाड़ी, खंडक, बिदारनी जैसे औजार प्रचलित थे, तो ये भी सही है। यानी कि 3 कथन सही है। ये नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी सही है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है, कभी कभी काम नहीं करना शुरू करता है।
हाँ, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है कि पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से और मध्य पूरा पाषाण काल से। तो बताइएगा कि पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य जो है हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए पूरा पाषाण काल, इस काल में जो है मानव शिकारी था और पशु को पालता नहीं था। आता है मध्य पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है। ये जो है आप देखेंगे कि 5 लाख वर्ष से 40,000 वर्ष तक 40,000 वर्ष पूर्व तक इसका काल है पूरा पाषाण काल का। उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो आप देखेंगे कि 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व तक था। और नव पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो देखिए मध्य पाषाण काल से आकर के पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और एक प्रश्न पूछता है कि पशुपालन की शुरुआत क्यों की गई? पशु पालते लोग क्यों थे? दूध के लिए, यातायात के लिए, सुरक्षा के लिए, मांस के लिए, किसके लिए पालते थे? देखिए पशुपालन की शुरुआत हुई थी मांस के लिए, न कि दूध के लिए और अन्य किसी कारणों के लिए। अगला प्रश्न कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नियोलिथिक काल का प्रयोग नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है जॉन लुबाक, ऑप्शन डी है मॉर्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी है गोल्डन चाइल्ड ने। किसने किया है? देखिए नवपाषाण काल शब्द है ना, नवपाषाण काल शब्द की जो शुरुआत है वो किया है जॉन लुबाक ने, जॉन लुबाक। ठीक। और गॉर्डन चाइल्ड एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। नवपाषाण क्रांति, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किया है ये गोल्डन चाइल्ड ने, और जॉन लुबाक ने प्रयोग किया है नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पालतू कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पालतू कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? ऑप्शन एक है बुर्जहोम से, ऑप्शन बी है गुफा करल से, ऑप्शन सी है सरायखोला से और ऑप्शन डी है रोपड़ से। तो बताइएगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य में कहाँ से मिला है? देखिए आज भी लोग कुत्ते से प्यार करते हैं और पहले भी कुत्ते से लोग प्यार करते थे। यानी कि पहला आपने देखा होगा कि मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता ही था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम नवपाषाण काल की बात करते हैं, यानी कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में एक स्थल है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, J&K में, उसका नाम है बुर्जहोम। बुर्जहोम में जो है एक कब्र मिला है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये है बुर्जहोम। एक कहाँ का स्थल है? नवपाषाण काल का। दूसरा रोपड़ जो है हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पाई स्थल। यहाँ भी मालिक है ना, मालिक प्लस कुत्ता दोनों को दफनाया गया है। तो दोनों स्थल सही हैं, 4 और 1 दोनों सही हैं, दोनों अलग अलग काल के हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 और 4। आगे चलिए। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि सती प्रथा का जो प्रचलन है वो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ देखने को मिलता है? तो सती प्रथा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है लोथल से। हो सकता है क्वेश्चन भी हो। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कब्रगाह R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? कब्रगाह R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत प्रचलित प्रश्न है। देखिए ऑप्शन 1 में हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है लोथल से और ऑप्शन डी है कालीबंगा से। देखिए R37 कब्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हड़प्पा से। देखिए हड़प्पा में 2 स्थल काफ़ी फेमस हैं, एक R37 और एक है कब्रगाह H। ये दोनों हड़प्पा में ही आपको दिखते हैं। R37 से जो है आप देखेंगे कि 10-15 जो कब्र एक साथ ही हैं, और कब्रगाह देखेंगे कि वहाँ पर केवल और केवल एक ही जो है कब्र है और एक ही व्यक्ति के शव हैं जो दफनाए गए हैं। तो ये आपको
अच्छा, ये दोनों का जो कब्रगाह R37 और कब्रगाह H, ये दोनों के बारे में बताया किसने, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मॉर्टिमर व्हीलर, इनका जो है ये प्रमाण था। अगला प्रश्न है कि बोगजकोई अभिलेख किन दो देवताओं का उल्लेख है, सॉरी हाँ, बोगजकोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है, बोगजकोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है। इसमें है ए ऑप्शन में इंद्र, बी में है वरुण, सी में है मित्र और डी में है नातस्य और एफ में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए बोगजकोई अभिलेख जो है वो 1400 ईस्वी पूर्व का है ना, ईस्वी पूर्व का है किसका, तो मिति राजा मितिऊजा, मिति राजा मितिऊजा और जो है मितन्नी राजा, देखिए एक राजा का नाम है जी, हाँ नहीं, हिती राजा मितिऊजा है ना, हिती राजा मितिऊजा और मितन्नी राजा मितिऊजा, सॉरी हिती राजा सुबिलुम्मा, हाँ हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। हिती राजा, ये जो अभिलेख है वो हिती राजा सुबिलुम्मा, हिती राजा सुबिलुम्मा और मिति राजा यानी कि मितन्नी राजा मितिऊजा, मितिऊजा, ये दोनों के बीच में संधि हुई है, इसका जिक्र है और इसमें 4 देवताओं का नाम है, इंद्र वरुण मित्र नातस्य, इसमें अग्नि का नाम नहीं है। और इसी के संबंधित एक और अभिलेख है, उसका नाम है कस्य अभिलेख, कस्य अभिलेख, ये 1600 ईस्वी पूर्व का है, ईस्वी पूर्व का है। और मितन्नी अभिलेख कब का है, तो 1400 ईस्वी पूर्व का है, जो बोगजकोई अभिलेख है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब चयन करना है तो देखिए असत्य कथन खोजना है, तो ऋग्वेद के पाठक कौन होते थे, होत्र नामक पुरोहित होते थे। ऋग्वेद के पाठक जो है, पाठ करने वाले होत्र नामक पुरोहित होते थे। ऑप्शन बी कहता है कि ऋग्वेद में 42 नदियों का वर्णन है। ऑप्शन सी है यानी कि 3 है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल नया है। और ऑप्शन 4 कहता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी गंगा है। और अब आपको बताना है इसमें सही कौन है, तो हम एक एक करके इसको विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के पाठ करने वाले जो व्यक्ति हैं, पुरोहित हैं, वो है होत्रा, ये तो सही है। ऋग्वेद में 42 नदियों का वर्णन है। देखिए ऋग्वेद के नदी सूक्त में 42 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें देखिए नदी सूक्त में है ना, नदी सूक्त में 42 नदी का चर्चा है, लेकिन 19 नदी का ही उसमें नाम बताया गया है। उसमें सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती है। उसमें गंगा नदी का भी जिक्र लेकिन एक बार ही जिक्र है। आगे कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल नया है। बिल्कुल, ऋग्वेद के 1 और 10वें मंडल दोनों नया है, बाकी जो मंडल है वो जो है प्राचीन है। आगे कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, गंगा है। ये गलत है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है और ऋग्वेद में सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। तो 4 गलत है, बाकी 3 आपको सही हैं। तो 1, 2 और 3 कहीं है आपका, 1 सही है, 2 सही है, 10वें मंडल नया है, ये भी 3 सही है। तो प्रश्न क्या कहता है कि असत्य कथन का है ना, असत्य कथन का चयन करना था, तो आपका 4 असत्य है, यानी कि केवल बी ऑप्शन सही है कि असत्य कौन है, तो चौथा असत्य है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न काफी अच्छा है। अच्छा प्रश्न यह है, कहता है कि आर्य शब्द किसका सूचक है। आर्य, हम लोग आर्यंस पढ़ते हैं वैदिक काल में। आर्य शब्द किसका सूचक है। ए है वर्ण का, बी है नस्ल का, सी है संस्कृति का और डी है जाति व्यवस्था का। तो आर्य शब्द किसका सूचक है। देखिए यूपी में एक बार एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे आर्य शब्द जो है वो नस्ल का सूचक आंसर दिया था, जो कि गलत है। देखिए आर्य शब्द जो है वो संस्कृति का सूचक है ना। आर्य शब्द संस्कृति का सूचक है, न कि आर्य शब्द नस्ल का सूचक है, क्योंकि इसी को आधार बना करके, यानी कि आर्य शब्द को आधार बना करके पूरे दुनिया में 2 राजा ऐसे हुए। एक हिटलर, जिन्होंने यहूदियों को बड़े पैमाने पर एसेसिनेट किया आर्य शब्द को ही आधार बना करके, और दूसरा
फ्रांस का एक राजा हुआ करता, उसका नाम था रॉबस्पियर। उन्होंने भी इसी शब्द को आधार बना करके बहुत व्यक्तियों को एसेसिनेट किया था, अपने विरोधियों को दमन करने का बहुत बड़ा आधार चुन लिया था इस शब्द को आधार बना करके कि आर्य नस्ल जो है वो काफी उत्कृष्ट नस्ल है, ऐसा कुछ करके। अगला प्रश्न कहता है कि आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है कि आर्य मूलतः पशुचारक थे। ऑप्शन दूसरा है कि आर्य के पास कवच और कुंडल हुआ करते थे। ऑप्शन 3 है कि आर्यों का प्रिय पशु गाय था। और ऑप्शन 4 है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो इसमें सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देखिए, आर्य मूलतः पशुचारक थे, बिल्कुल, चूंकि चारागाह की खोज में वो मध्य एशिया से भारत आ गए थे, तो बिल्कुल चारागाह पशुचारक थे, ठीक है। दूसरा है कि आर्य के पास कवच एवं कुंडल हुआ करता था, बिल्कुल, आर्यों के पास कवच कुंडल दोनों हुआ करता था। आर्य एक स्विफ्ट हॉर्स राइडर थे, बड़ा अच्छा घोड़सवार थे, और उनके पास तीर कमान भी था। तो याद रखिएगा, आर्यों के प्रिय पशु गाय था, एक गलत है, आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा है ना। तो यानी कि 3 गलत हमारा है। आर्यों के आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये सही है। मध्य एशिया के ब्रंडनिस्तान से आर्य भारत आए थे, तो 4 सही है, 2 सही है और 1 सही है। तो 4, 2, 1 यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या है? ऑप्शन 1 कहता है कि ऋग वैदिक काल में दास व्यवस्था प्रचलित नहीं था। ऋग वैदिक काल में दास व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। ऑप्शन बी कहता है कि ऋग वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित था। ऑप्शन सी कहता है कि ऋग वेद में लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी कि ऋग वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसमें सत्य कथन बताइए। देखिए, ऋग वैदिक काल में दास व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, एक गलत है। ऋग वैदिक काल में दास व्यवस्था का प्रचलन था, तभी तो दास और दस्युओं के बीच में दोनों के बीच में युद्ध होता है। दसराग युद्ध का नाम आपने सुना होगा। तो दास व्यवस्था तो बिल्कुल प्रचलित था। दूसरा है कि ऋग वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था, ये बिल्कुल सही है। तथा ऋग वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों सही है, बी और सी सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन सही है, एक से अधिक, क्योंकि आपको पता है कि लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी कि लगभग ऐसे कहा जाता है कि पूरे इस मध्य एशिया में लोहे की जानकारी लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में हो गई थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की जानकारी जो है वो मानी जाती है कि 1000 ईस्वी पूर्व के बाद हुई थी। तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कहता है कि धर्म आडंबर युक्त था। ऋग वैदिक जो धर्म है वो आडंबर युक्त था। ऑप्शन बी कहता है कि ऋग वैदिक धर्म स्वर्ग की कामना करता है। ऑप्शन 3 कहता है कि ऋग वैदिक धर्म निवृत्ति मार्गी था। और ऑप्शन 4 कहता है कि वैदिक धर्म पुरुषों की प्रधानता थी। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, कहता है कि ऋग वैदिक धर्म जो है वो आडंबर युक्त था, ये गलत है। ऋग वैदिक धर्म जो है आडंबर मुक्त था, आडंबर युक्त नहीं था। ऋग वैदिक धर्म में कोई आप जो है बड़े पैमाने पे पूजा पाठ नहीं देखेंगे, उसमें आडंबर था ही नहीं। जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो केवल प्रार्थना करते थे भगवान से, गॉड से, जो भी उनके समय उसमें गॉड थे, इंद्र उसमें काफ़ी सक्रिय भगवान थे, तो उनसे जो है प्रार्थना करते थे, न कि बहुत बड़े बड़े हवन वगैरह करते थे। बलि जो है उस समय नहीं दी जाती थी, बलि नामक कर हुआ करता था, है ना। उसके बाद अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो धर्म है वो आडंबर युक्त हो गया है, बहुत अधिक कर्मकांडीय हो गया है। तभी तो उसके खिलाफ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे पंथ आ गए हैं, ताकि हम उसमें जो जानवरों की बलि दी जा रही थी उसको काउंटर करने के लिए। खैर, ये तो अलग विषय है। आगे कहता है कि ऋग वैदिक धर्म में स्वर्ग की कामना लोग करते थे कि नहीं करते थे? देखिए, ऋग वैदिक धर्म में कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं होती थी। उसमें जो है मतलब उनका कहना था कि जो भी है वो इसी जीवन में है, और उसमें उत्तम सुख की बात होती थी, ठीक है। वो भौतिक सुखों से प्रेरित होते थे ऋग वैदिक धर्म में। दूसरा है कि
ऋग वैदिक धर्म में निवृत्ति मार्गी की बात होती है। नहीं, ऋग वैदिक धर्म में प्रवृत्ति मार्गी की बात होती है। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में थोड़ा सा अंतर है। जो व्यवहारिक कर्म में नहीं जाना चाहता, जो संन्यास लेना चाहता है, वो निवृत्ति मार्गी है। और जो व्यवहारिक कर्मों में जाता है, सुख सुविधा को उपभोग करना चाहता है, भौतिक पदार्थों में लिप्त होना चाहता है, भौतिक सुखों से ग्रसित होना चाहता है, लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, वो जो है प्रवृत्ति मार्गी है। तो वैदिक जो धर्म है वो खास करके प्रवृत्ति मार्गी है। कहता है कि ऋग वैदिक धर्म पुरुषों की प्रधानता थी। बिल्कुल प्रधानता थी, पुरुषों की प्रधानता थी। तो 2, 3 और 4 ये तीनों सही हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सही है। तो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा 2, 3 और 4। यहाँ पे बना लेते हैं, ऑप्शन आपका इसमें नहीं है। तो 2, 3 और 4, ठीक। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम इसको देख लेंगे पहले ही। तो ये सही है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? देखिए ऑप्शन 1 में है ब्रीही। देखिए ब्रीही चावल था, चावल। गोधूम कहते थे गेहूं को, गेहूं। यव जौ को कहते थे, और उड़द तो उड़द है, था, है ना। बेटी को कहते थे दुहिता, दुहिता। और शाम के समय, यानी कि शाम का जो समय होता था उसको कहते थे गोधुली। क्या कहते थे? गोधुली, गोधुली, ठीक है। और जहाँ पे आर्यंस अपने गाय बांधा करते थे उसको कहते थे ग्राम। एक ही गोत्र के जो गाय होते थे, एक ही गोत्र के लोग अपने गाय बांधते तो कहते थे ग्राम। और ग्राम के बीच में युद्ध होता था, ग्राम से ग्राम के बीच में जब युद्ध होता था उसको कहते थे संग्राम, संग्राम। तो ये याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में सत्य कथन क्या है जो बताना है? महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको कि यह संस्कृति पूरे भारत में पाई जाती है। ऑप्शन बी है कि बड़े कब्रों के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी है कि साई पाई नामक स्थान से तांबे के भंडार मिले हैं। और ऑप्शन 4 कहता है कि इस संस्कृति के लोग पहाड़ों के ढलानों पर रहते थे। देखिए महापाषाण संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद और वैदिक सभ्यता के पहले की जो संस्कृति है वो महापाषाण संस्कृति है, ठीक है। और इसमें महापाषाण संस्कृति में चारों फीचर हुआ करते थे। तो चारों सही है, यानी कि डी सही है। अगला प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों में पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? वैदिक ग्रंथों में पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? ठीक है, देखिए पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? जो पुरुषार्थ हैं, है ना, जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ की संख्या 4 बताई गई है, ठीक है। कौन कौन? तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ है। इसमें प्रश्न है कि उत्तम पुरुषार्थ कौन है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन है? तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ जो है वो धर्म है। धर्म सबसे उत्तम पुरुषार्थ माना जाता है, ठीक। अच्छा, विवाह की संख्या कितनी है? तो विवाह जो है वो 8 है। विवाह 8, संस्कार 16, संस्कार 16, ठीक। आगे प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य गार्गी की कथा मिलती है। याज्ञवल्क्य और गार्गी की कथा हमको कहाँ मिलती है? ऑप्शन 1 है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है तैत्तिरीय उपनिषद में, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन डी है कि शतपथ ब्राह्मण में। बताइएगा कि याज्ञवल्क्य और गार्गी की जो कथा है हमको कहाँ मिलती है। देखिए प्राचीन एक मिथक है कि मिथिला के राजा जो हैं, राजा जनक, जो हाँ मिथिला के जो राजा जनक हैं, वो प्रति वर्ष जो है वो एक गोष्ठी करवाते थे, एक कवियों का सम्मेलन होता था और उसमें 100 गाय दान में दिए जाते थे। उसी सम्मेलन की बात है कि उसी सम्मेलन में जो गार्गी और याज्ञवल्क्य दोनों पहुंच गए, और दोनों जो कि विद्वान हैं, एक गार्गी महिला हैं और याज्ञवल्क्य पुरुष हैं, तो दोनों पहुंच गए और दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ में जो है जब कहा जाता है कि इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछे गार्गी ने कि याज्ञवल्क्य चिढ़ गए उससे, और याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारे अगर इस तरीके से प्रश्न पूछोगे तुम्हारे सर फट जाएंगे। उसको बाद में जो है लिपापोती करके ऐसा बोल दिया गया कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे नारी चुप हो जा, नहीं तो तेरे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि जो फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो जो है इस तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं था कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे नारी चुप हो जा, तेरे सर के मैं 100 टुकड़े कर दूंगा, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो, तुम्हारा सर फट जाएगा, क्योंकि चिढ़ गए थे याज्ञवल्क्य। तो खैर, तो ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कहा गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी की जो कथा है उसका जो है हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन कथन सही है जो बताना है आपको। प्रश्न कहता है कि यह लिपि भाव चित्रनात्मक है। हड़प्पाई जो लिपि है भाव चित्रनात्मक है। इसी को हम बौस्टोफेंडम लिपि कहते हैं, इसी को हम गौमूत्र लिपि कहते हैं, इसी को हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं और इसी को हम भाव चित्रनात्मक लिपि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम गौमूत्री लिपि भी बोलते हैं, गौमूत्री लिपि। इसी को हम बौस्ट्रोफेंडम लिपि भी कहते हैं, बौस्ट्रोफ्रेंडम लिपि भी कहते हैं और इसी को हम चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं, चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम भाव चित्रनात्मक लिपि भी कहते हैं। तो ये तो सही हो गया। दूसरा कहता है कि यहाँ की लिपि कीलनुमा है, एक गलत है। कीलनुमा लिपि जो है वो मेसोपोटामिया की है। ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है कि इस काल में एकमात्र लिपि प्रचलन में था। देखिए ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसी कालीन में मिस्र की सभ्यता है, उसी काल में चीन की सांग सभ्यताएं हैं। तो सब जगह की लिपि अलग अलग है। केवल ऐसा नहीं कि मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता की लिपि ही प्रचलन में था, क्योंकि हड़प्पा की लिपि तो अभी तो पढ़ी भी नहीं जा सकी है। बाकी सब जगह की लिपि तो पढ़ी भी जा सकी है, लेकिन हड़प्पाई लिपि तो नहीं पढ़ी जा सकी है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि केवल और केवल भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है उसी की लिपि प्रचलन में थी, एक गलत होगा। आगे कहता है हड़प्पाई लिपि पढ़ी जा चुकी है, ये भी गलत है। तो ऐसे इसके पढ़े जाने की जो सूचना है वो आई महादेवन करके एक विद्वान है, उन्होंने कहा था कि हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, वो भी नहीं पढ़ पाए। उनका नाम था आई महादेवन, है ना, तो उन्होंने नहीं पढ़ पाए। तो खैर छोड़िए, तो 4 भी गलत हो गया हमारा और 2 भी गलत हो गया, तो बचा 1 और 3। तो 1 और 3 कहीं है नहीं है। देखिए टाइपिंग का मिस्टेक कर दिया टाइपिंग करने वाला व्यक्ति, तो खैर छोड़िए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन ढूंढना है कि सही कथन कौन है। ये हड़प्पा सभ्यता से ही प्रश्न है। कहता है कि कृषि में लोहे का औजार का प्रयोग होता था। कृषि में लोहे के औजार का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में, क्या सही है? अगला जो है वो कहता है कि धार्मिक अनुष्ठान के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल से धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा कहता है कि कुंवड़ वाले बैल एवं गेंडा की पूजा होती थी। ऑप्शन सी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। और ऑप्शन डी है कि बहुदेववाद का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सही है, किसका किसका प्रचलन था, जो आप बताइएगा। देखिए कहता है कि कृषि में लोहे का औजार का प्रयोग होता था, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय तो लोहे का पता ही नहीं था, तो ये गलत है। दूसरा कहता है कि धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखिए कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं, लोथल से भी हवन कुंड मिला है, तो जो हवन कुंड है वो लगता है कि कहीं ना कहीं यज्ञ वगैरह कुछ ऐसा होता था, जबकि बहुत अधिक मात्रा में देवी और देवताओं की मूर्तियाँ मिली है, तो ये साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगला कहता है कुंवड़ वाले बैल और गेंडे की पूजा होती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है जिसमें पशुपति शिव की मूर्ति का उल्लेख किया गया, मूर्ति चित्र द्वारा समझाया गया है कि एक पशुपति शिवा हैं जो तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके सर में 2 सींग है और एक तरफ गेंडा और भैंसा है और दूसरी तरफ जो है वो हाथी और बाघ है और उनके नीचे जो है जो हिरन बैठा हुआ है। तो उसमें 5 जानवरों का उल्लेख है, कौन कौन? गेंडा, भैंसा और हाथी, बाघ और हिरन, ये जो है 5 जानवर उसमें उल्लेखित है। तो बिल्कुल गेंडा और भैंसा का पूजा होती थी, बिल्कुल होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य मिले नहीं मिले हैं, देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे कहता है कि बहुदेववाद प्रचलन में था, बिल्कुल था। 1 से अधिक देवताओं का जो है उसमें देवताओं की पूजा होती थी, देवियों की पूजा होती थी, देवताओं की पूजा होती थी, है ना। क्योंकि आपने देखा कि हड़प्पा से नटराज की मूर्ति मिली है, हड़प्पा से शिवलिंग की मूर्ति मिली है ना। तो ये जो है बहुदेववाद की ओर इशारा करता है, बहुत अधिक मात्रा में देवियों की मूर्ति मिली है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही, कौन हो जाएगा? 5 सही है हमारा, 2 सही है हमारा और हमारा 1 सही है। तो
तो 1, 2 और 5 सही है। तो कहीं है 1, 2, 5, 1, 2 और 5 हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो 1, 2 और 5 बना लेते हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा, 1, 2 और 5 सही है। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे? मछली पकड़ने के लिए, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना और चौपड़ एवं पासा खेलना। तो ये तो आसान प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है मनोरंजन के लिए ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। कौन असत्य है? कहता है कि जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ थी, उत्तम व्यवस्था थी जल निकासी की। ऑप्शन 2 कहता है कि व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नत व्यवस्था थी। ऑप्शन 3 कहता है अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। और ऑप्शन 4 है कि सभी धातुओं से परिचित थे। तो इसमें असत्य क्या है? असत्य बताना है आपको। देखिएगा कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था तो थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल के प्रबंधन के लिए ही हड़प्पा सभ्यता काफ़ी फेमस है ना। तो जल प्रबंधन व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया था। व्यापार वाणिज्य की उन्नत व्यवस्था थी, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस अर्थव्यवस्था का कई आधार हैं, कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य व्यापार है, शिल्प व्यवस्था है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन कृषि जो है उसका मुख्य आधार है। उसी प्रकार से आप देखें कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन हो जाएगा। आगे देखिए कि इसमें सभी धातुओं से परिचित है। हाँ देखिए, एक गलत है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे, पीतल से परिचित नहीं थे। तो ये जो है एक कहना है कि सभी धातु से परिचित थे, एक गलत हो जाएगा। तो 4 गलत है इसका, यानी कि ऑप्शन बी हम 4 बना लेते हैं, तो 4 इसका गलत हो जाता है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण काल में निर्मित हुआ था। निम्नलिखित में से नवपाषाण काल में क्या निर्मित हुआ था? ऑप्शन 1 कहता है कि चाक का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ, चक्के का निर्माण, कृषि का निर्माण और अस्थायी निवास। नवपाषाण काल में क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ? देखिए, चाक का निर्माण तो हुआ, चक्के का भी निर्माण हुआ, कृषि का भी निर्माण हुआ और अस्थायी जीवन का निर्माण हुआ। ये सारा निर्माण नवपाषाण काल में हुआ। आग का उपयोग मनुष्यों के द्वारा नवपाषाण काल में ही किया गया है, लेकिन आग का निर्माण जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें सब सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है कि सत्य कथन इसमें क्या है। ऑप्शन 1 है कि प्रदा प्रथा का प्रचलन था। ऑप्शन बी है कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। ऑप्शन 3 है कि महिला सत्ता का प्रचलन था। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, प्रदा प्रथा का बिल्कुल प्रचलन में था, वेश्यावृत्ति प्रचलन में था, महिला सत्तावादी तो था ही सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें से 4 इसमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल 4 हो जाएगा, केवल 4, यानी कि चारों सही है, सभी सही है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है? पश्चिमी स्थल कहाँ है? ऑप्शन है बलूचिस्तान में, सिंध प्रांत में, पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वो बलूचिस्तान में है। कहाँ पर? तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। ठीक, ये दाशक नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे है। इस दाशक लिखते हैं, दाशक नदी के किनारे, कहीं दाशक भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पूर्वी स्थल कहाँ है? ये तो हो गया आपका पश्चिमी स्थल। पूर्वी स्थल जो है वो यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में, मेरठ जिले में यह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। यह है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। अच्छा, उत्तरी स्थल कहाँ है? उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ? मांदा जिला, मांदा में ही है। और ये जो है चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब नदी पर। अच्छा, ये दक्षिणी स्थल कहाँ है हड़प्पा सभ्यता का? तो दक्षिणी स्थल आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो ये मिल जाएगा आपको दायमाबाद,
दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये इतने सारे स्थल याद रखिएगा। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर जो है वो एक ऐसा शहर है हड़प्पा सभ्यता का, जो बंदरगाह शहर है। वहाँ पे कृषि नाम का कोई चीज़ नहीं था, लेकिन व्यापारिक शहर है। यानी कि जो शिप आते थे मेसोपोटामिया से, वहाँ रुकते थे और वहाँ से रुकने के बाद फिर आगे बढ़ते थे। इसलिए जो है सुतका गेंडोर जो है वो एक हड़प्पा सभ्यता का बड़ा विकसित शहर है, नगर है, जो कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में पड़ता है। अब बलूचिस्तान क्या है? तो पाकिस्तान का एक सूबा, एक प्रांत है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, ठीक। कौन कौन? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। क्लियर है? तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। आगे प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं होगा, नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं फिर कल आपके लिए 9 बजे से और एक 7 बजे से सेशन शुरू करता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि बहुत रात भी हो गया है, और आप एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करवा दीजिए, और लाइक कीजिए। लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और आप जो भी कहना चाहते हैं, कुछ सुधार की बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।